तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। ये सफर है प्राचीन भारत के हजारों सालों के इतिहास का। हम देखेंगे कि कैसे पहले इंसानों से लेकर इस उपमहाद्वीप के पहले महान साम्राज्य की कहानी शक्ल लेती है। लेकिन एक मिनट, सोचने वाली बात यह है कि हम हजारों साल पहले हुई चीजों के बारे में जानते कैसे हैं? मतलब इतने पुराने इतिहास को इतनी सटीकता से जानना मुमकिन कैसे है? ये सारी कहानियां, ये सारे तथ्य आखिर आते कहां से हैं? इसका जवाब असल में दो बड़ी चीजों में छिपा है। इन्हें हम इतिहास की दो चाबियां कह सकते हैं। पहली चाबी है पुरातात्विक साक्ष्य, मतलब वो सारी चीजें जो हजारों साल बाद भी हमें मिलती हैं। सोचिए जरा, जमीन के नीचे से निकले पुराने सिक्के, टूटी फूटी इमारतों के हिस्से, पत्थरों पर लिखे संदेश, ये सब उस जमाने की एक तस्वीर बनाते हैं। और दूसरी चाबी है साहित्यिक स्रोत, यानी उस दौर में लिखी गई किताबें, ग्रंथ और दूसरी रचनाएं। यह हमें सीधा बताते हैं कि तब के लोग क्या सोचते थे, कैसे रहते थे। तो इन्हीं सुरागों को पकड़कर चलिए अपनी टाइम मशीन में बैठते हैं और सफर शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है भारत में बसने वाले सबसे पहले इंसानों से, और ये कहानी हमें पहले महान शहरों तक ले जाएगी। सबसे पहले आता है पाषाण युग। सोचिए, ये कितना लंबा दौर रहा होगा। इसकी शुरुआत होती है पूरा पाषाण काल से, जब इंसान पूरी तरह शिकार पर निर्भर था। फिर आया मध्य पाषाण काल, जहां एक बड़ा मोड़ आता है, जानवरों को पालतू बनाना शुरू होता है। और फिर नव पाषाण काल, ये तो गेम चेंजर था। खेती की शुरुआत हुई, पहिए का आविष्कार हुआ, और बस यहीं से इंसान की कहानी एक नई तेज रफ्तार पकड़ ली। और इसी मजबूत नींव पर भारत की पहली महान शहरी सभ्यता का जन्म हुआ। नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताओं के साथ खड़ी थी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, इसकी जबरदस्त टाउन प्लानिंग, जो अपने वक्त से कोसों आगे थी। जरा देखिए, ये सभ्यता कितनी फैली हुई थी। आज के पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से लेकर हमारे गुजरात में लोथल तक, हर जगह हमें शानदार प्लान करके बसाए गए शहर मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार हो, या लोथल का डॉकयार्ड, ये सब चीख चीख कर बताते हैं कि उन लोगों की इंजीनियरिंग और उनका समाज कितना व्यवस्थित था। बस एक पल के लिए इस बात को इमेजिन कीजिए। आज से लगभग 4,500 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिसके शहरों में सड़कें एकदम सीधी ग्रिड पैटर्न में बनी थी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, और हर घर में पानी की निकासी के लिए बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम था। सच में ये उस जमाने का एक इंजीनियरिंग चमत्कार ही था। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये आज भी एक बड़ा रहस्य है। लेकिन उसके बाद भारत में एक बिल्कुल नए सांस्कृतिक युग का आगाज हुआ, जिसे हम सब वैदिक युग के नाम से जानते हैं। ये वो समय था जब हमारे पवित्र ग्रंथ वेदों की रचना हुई। इनमें सबसे पुराना और सबसे खास है ऋग्वेद। उस दौर का समाज छोटे छोटे कबीलों में बटा था, जिन्हें जन कहते थे। और इन्हीं जन से भारत की कई गहरी सामाजिक और दार्शनिक परंपराओं की जड़ें निकली। लेकिन देखिए, समाज कभी एक जगह नहीं रुकता। तो जब एक तरफ वैदिक परंपराएं मजबूत हो रही थीं, ठीक उसी समय कुछ नए क्रांतिकारी विचार भी जन्म ले रहे थे। दो ऐसे बड़े दर्शन सामने आए जिन्होंने पुरानी मान्यताओं को सीधी चुनौती दी। कौन से थे वो? ये थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। एक तरफ महावीर थे, जिन्होंने अहिंसा पर सबसे ज्यादा जोर दिया, मतलब किसी भी जीव को कोई नुकसान न पहुंचाना। और दूसरी तरफ थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने दुखों से छुटकारा पाने के लिए मध्यम मार्ग दिखाया, यानी ना बहुत ज्यादा तपस्या, ना बहुत ज्यादा भोग विलास। और दोनों में एक बात कॉमन थी, दोनों ने ही वेदों की सत्ता को नहीं माना और अपनी बात आम लोगों तक उनकी अपनी भाषा यानी प्राकृत और पाली में पहुंचाई। बौद्ध धर्म की नींव असल में इन 4 आर्य सत्यों पर टिकी है। बुद्ध की सीख बहुत सीधी और गहरी थी। पहला, दुनिया में दुख है। दूसरा, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा, इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, दुख खत्म करने का एक रास्ता भी है। बस यही 4 बातें उनके पूरे दर्शन का सार हैं। तो आध्यात्मिक दुनिया में हलचल के साथ साथ अब भारत की राजनीतिक जमीन पर भी कुछ बड़ा हो रहा था। वो जो छोटे छोटे जन यानी कबीले थे ना, वो अब मिलकर बड़े बड़े राज्य बना रहे थे। और देखते ही देखते 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत के नक्शे पर 16 बड़े राज्य उभर आए। इन्हें कहा गया महाजनपद, मतलब महान देश या महान राज्य। ये पहले के कबीलों से कहीं ज्यादा ताकतवर और संगठित थे।
और इन सब के बीच जबरदस्त होड़ लगी हुई थी। इन 16 महाजनपदों में भी कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली थे, जैसे मगध, काशी, कोसल। ये सब गंगा के मैदानों पर अपना दबदबा बनाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। लेकिन इस महासंग्राम में आखिरकार एक ही विजेता बनकर उभरा, और वो था मगध। और मगध के इसी उदय के साथ हमारी कहानी अपने सबसे शानदार मोड़ पर पहुंचती है। यहीं से नींव पड़ती है भारत के पहले महान साम्राज्य की। ये था मौर्य वंश, भारत का पहला सच्चा रुच्चा साम्राज्य। और इस साम्राज्य की शुरुआत की एक असाधारण व्यक्ति ने, चंद्रगुप्त मौर्य। करीब 322 ईसा पूर्व में उन्होंने ताकतवर नंद वंश को हराया और एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो आज के अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। सोचिए जरा, कितना विशाल रहा होगा। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार आए और फिर उनके पोते सम्राट अशोक। अशोक के राज में मौर्य साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था, और ये सिर्फ बड़ा ही नहीं था, इसका प्रशासन भी कमाल का था, जिसकी पूरी जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है, जो उस जमाने की शासन व्यवस्था की गाइडबुक जैसी है। लेकिन फिर अशोक के जीवन और इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो था 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध। इस युद्ध में इतना खून बहा, इतनी जानें गईं कि इस मंजर ने सम्राट अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और उस युद्ध के बाद विजेता अशोक ने हमेशा हमेशा के लिए तलवार छोड़ दी। उन्होंने अपनाई धम्म की नीति। ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि शांति, दया और सही आचरण का एक रास्ता था। और अपने इस संदेश को उन्होंने पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवाकर पूरे साम्राज्य में लगवा दिया, ताकि हर कोई इसे जाने और समझे। तो ये थी पत्थर के औजारों से शुरू होकर अशोक के धम्म तक की एक छोटी सी कहानी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोचने वाली बात यह है कि इन हजारों साल पुराने विचारों की, इन साम्राज्यों की विरासत आज हमारे दौर में, हमारे समाज में किस तरह जिंदा है। इस पर जरूर सोचिएगा।